कहना चाहता है आज दिल बहुत कुछ उनसे, पर दिल के जो जज्बात हैं जुबां तक आए तो। आज जान गए हम उनकी जादूगरी का राज, जब संगीत का साथ ले हर किसी को उन्होंने अपना बनाया तो। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब संगीत को मीठी आवाज का साथ मिलता है तो उस एहसास को हम सभी, हमारा दिल जीना चाहता है, महसूस करना चाहता है। लेकिन जो मीठी आवाज का मालिक है वो उस समय क्या महसूस करता है, उनकी दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है, ये हम सभी जानना चाहते हैं। तो इसीलिए नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे ही मेहमान को। तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे हम कुलदीप चंदेल जी का, जो कि एक गायक हैं और संगीत ही जिनका शौक है। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप चंदेल जी आपका। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा कि बहुत ही मीठा सा एहसास होता है जब हम किसी की आवाज़ को सुनते हैं संगीत के साथ, और किसी की खूबसूरती की तारीफ़ करनी हो तो हम कहते हैं कि खुदा ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया है। लेकिन एक गायक की मीठी आवाज़ है, उसकी तारीफ़ शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। वो जो तालियां बजती हैं और जो चेहरे के हाव भाव होते हैं दर्शकों के, उससे आप समझ जाते हैं कि सामने वाले को आपकी आवाज़ कितनी पसंद आई है। हम तो बहुत इंजॉय करते हैं जब हम किसी मीठी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन एक गायक के उस वक्त क्या एहसास होते हैं जब वो उस गीत को गाते हैं, सुरों में पिरोते हैं, और जब वो गाने के बाद खुद अपनी आवाज़ सुनते हैं, किस तरह का एहसास रहता है एक गायक का? जी, हम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गायक के लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ही यही होता है जब वो स्टेज में गा रहा होता है और उसको एप्रिसिएशन मिलती है उसके बाद, जो लोगों के चेहरे में जो खुशी होती है, और मतलब वही एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है जी। तो एक आर्टिस्ट स्टेज में क्या सोच रहा होता है गाते हुए, वो भी एक अलग अलग स्तर पे बदलता रहता है। बिल्कुल। जैसे शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए, जब हम बिल्कुल कुछ नहीं सीखे होते हैं तो हम सिर्फ गा देते हैं, उसको एंजॉय करते हैं और गुनगुना के अपना गा लेते हैं जो भी है। लेकिन धीरे धीरे जब सीखने की स्टेजेस आती है, जब इंसान सीखता है, आर्टिस्ट अपने आप को ग्रूम करता है, तो उसको बहुत चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है कि मेरा सुर ढंग से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है कि नहीं है, ताल में हूँ कि नहीं हूँ। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए। जी। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इन सबको मिला के उसको भाव उसका ऐसा प्रकट करना कि सामने वाले को वो पसंद आ जाए। बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब वही है कि आगे बढ़ते रहते हैं, स्तर बढ़ता रहता है, तो ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चलती है कि मैंने सुर में गाना है, मैंने ताल में गाना है, उसको कंटिन्यू सोचना नहीं पड़ता है। मतलब वो सिर्फ इंजॉय करता है स्टेज में, और मतलब काफ़ी मज़ा आता है। वो स्टेज का जो एक्सपीरियंस है, वो उससे ऊपर का एक्सपीरियंस एक आर्टिस्ट के लिए हो नहीं सकता है। जी। बहुत सुना हमने आपकी आवाज़ के बारे में कि बहुत ही मीठी आवाज़ है, बहुत ही सुरीली आवाज़ है आपकी, और बहुत छोटी सी उम्र में आपने गाना शुरू कर दिया, गीत संगीत का आपको शौक़ हो गया। तो वो बचपन का दौर आपका कैसा रहा? कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ कि आपने गायकी की तरफ जाना है? किसको सुना? इंस्पिरेशन कौन रहे आपके? वो सब बताइए हमें। जी, सबसे पहले तो मतलब गाने का तो घर में कोई फैमिली में कोई है नहीं वैसे गाने वाले जी। लेकिन इंस्पिरेशन की बात की जाए तो मेरे पापा मतलब म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करते हैं पहले से ही। तो घर में टेप रिकॉर्डर होता था, पापा ने कैसेट्स लाई होती थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था गाने सुनना। तो पापा तो पहले से शौकीन है, तो वहाँ से मेरे को शौक डेवलप हो गया। मेरी मम्मी को भी गाने सुनना पसंद है, थोड़ा बहुत मम्मी भी गाते हैं, मतलब वैसे तो नहीं प्रोफेशनल, लेकिन गुनगुनाते हैं, मतलब अच्छा लगता है। तो ये एडवांटेज मेरे को मिला कि घर में मतलब मम्मी पापा को म्यूजिक, हाँ, मम्मी को पसंद था, पापा को पसंद था। प्रोफेशनली कोई नहीं गाता था, ना कुछ सीखा था, लेकिन वहाँ से मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला। और सुनते सुनते फिर मेरे को कब शौक लग गया मुझे खुद भी पता नहीं लगा। मैं बस कैसेट्स सुनता था, उनको गानों को कॉपी करने की कोशिश करता था और वैसे ही गाने की गाता था। तो जब स्कूल में जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो जो टीचर्स थे उनको बहुत पसंद आया कि अच्छा गाता है लड़का, तो उन्होंने काफ़ी सराहा।
तो वैसे करके फिर जब मैं छठी क्लास में था तो जो हमारे स्कूल के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें मेरे को भेज दिया। तो मैंने एक देशभक्ति गीत गाया था और स्टेट लेवल पे मेरा सेकंड प्राइज़ आ गया था। क्या तो बात वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि पहली बार मैंने स्टेज में गाया और वहाँ से प्राइज़ मिला। जी। तो उस तरीके से फिर आगे जर्नी शुरू होती है। यानी कि स्कूल एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए और उसको आगे और उन चीज़ों को करने के लिए। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपने जब वो प्राइज़ जीता, सेकंड प्राइज़ आपने लिया, तो वो हाँ जी। कौन सा गीत था? हमारे तमाम दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, ज़रूर ज़रूर। वो एक देशभक्ति गीत था, मैं आपको सुना देता हूँ। जी। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा, रूह तक को छू गया आपकी आवाज़ के साथ ये गीत और गीत के बोल। बहुत ही खूबसूरत गीत और आवाज़ भी आपकी उतनी ही खूबसूरत। धन्यवाद। तो हम जान सकते हैं कि क्यों आपको सेकंड प्राइज़ मिला और आपने कहा कि बचपन से माहौल वैसा मिला, टेप रिकॉर्डर थे, टेप चलती थी, गीत आप सुनते थे। पहले का दौर ये था कि रेडियो भी लोग बहुत सुनते थे और उसी से गीत संगीत का शौक़ पैदा हो जाता था। हाँ जी। आपके फादर जब टेप रिकॉर्डर में गीत चलाते थे, ज़्यादातर आप किन के गीत सुनना पसंद करते थे? पुराने गीत रफ़ी साहब के पापा सुनते थे। जी। और गुलाम अली जी की गज़लें होगी और हमारा फ़ोक हो गया। तो ये मतलब फ़ोक, रफ़ी साहब और ये चीज़ें ज़्यादा सुनता था मैं। जी। बाकी जो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में उनमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया और जब ये गाना गा के प्राइज़ मिला, तो जनरली ऐसा होता है मैम कि जो भी स्कूल के कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें क्लासिकल गाना होता है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने देशभक्ति गीत गाया और उसको प्राइज़ मिल गया। वरना एक क्राइटेरिया ये बना के रखा होता है कि क्लासिकल ही गाया जाता है। तो वो एक बड़ी बात थी कि एक देशभक्ति गीत गा के भी प्राइज़ मुझे मिला उससे। जी। आपने बताया कि स्कूल लेवल से स्टार्ट हो गया था आपका कि आपका इंटरेस्ट इसमें जाग गया और पेरेंट्स ने उस हुनर को पहचान लिया। धीरे धीरे अब आपने एल्बम्स भी निकालनी शुरू कर दी अपनी और कई कॉम्पिटिशन्स में आपने हिस्सा लिया, स्टेज शोज़ आपने किए। तो वो सफ़र कैसे रहा और किसने मौका दिया? 6 साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया, उसके बाद आप स्टेट लेवल पे चले गए, लेकिन जो आपने एल्बम निकाली वो किस उम्र में निकाली और वो पूरा प्रोसेस कैसा रहा? किस किसने हेल्प की उस दौरान? जी मैम, प्रोसेस मैम ऐसा रहा कि शुरुआत तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को जी। गाने के लिए। कि जब उनको पता लगा कि बच्चा गाता है, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, प्रिंसिपल मैम होते थे और जितने भी टीचर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जी। तो जब वहाँ से सपोर्ट मिला तो पापा ने फिर जहाँ जहाँ भी कंपटीशन होते थे, रफ़ी नाइट होगी या फिर आवाज़ हिमाचल की, ऐसे जितने भी कंपटीशन हमारे हिमाचल में होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे, वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। पापा मेरे साथ में जाते हैं, मतलब जितने भी कंपटीशन में वहाँ पर गए तो धीरे धीरे वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ आते रहे तो हौसला और बढ़ता गया कि चलो और इसको आगे ले जाया जाए। जी। तो वैसे वैसे करते हुए जब मैं 10-11 साल का था तो श्री रमेश दत्त शर्मा जो मेरे गुरुजी हैं उनके पास मुझे सीखने के लिए भेजा गया। जी।
तो वहाँ से बेसिक्स सीखना मैंने शुरू किया। फिर इसी दौरान मतलब जियालाल गुरुजी हैं, हिमाचल के बड़ी जी। नामी हस्ती है, बहुत अच्छा फोक गाते हैं और कंपोज़र हैं। तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि एक पहाड़ी एल्बम भी इस बच्चे की आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं। जी। तो उसमें कुछ गाने थे तो वो रिकॉर्ड किया। तो वैसे ही धीरे धीरे आगे सफ़र चलता रहा। जी, एल्बम की बात हुई और फोक की जब बात है तो हिमाचली बिना फोक के मज़ा नहीं आता है किसी भी कार्यक्रम का, और फंक्शन भी अधूरा रहता है। जी तो जी हम भी अपने कार्यक्रम में उसी एल्बम का कोई गीत आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। हाय मामा मेरे थागुदाना, हाय मामा मेरे थागुदाना, छायरा तो फटा मामा मांगटू हो, छायरा तो फटा मामा मांगटू, दूध धुलने रहा है घड़ा बिरे, बोलो हाय मामा बोलो घड़ा बिरे, हाय मामा मेरे थागुदाना, देशारी तो बोलू मामा दुनी दुनी हो, देशारी तो बोलू मामा दुनी दुनी, ठाठरू है चिशे बिरे, बोलो हाय मामा बोलो चिशे बिरे, जिनारे तो बिछड़े मामा साजनो, हाँ जिनारे तो बिछड़े मामा साजनो, तिना जीवना बोलू है किसे बिरे, बोलो हाय मामा बोलो किसे बिरे। बहुत खूब। एल्बम के बाद आपने सफ़र वहीं पर नहीं रोका अपना, आपका सफ़र और आगे गया और लिटिल चैम्प्स में टॉप 30s में आप रहे। तो वो कहानी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कंपटीशन कितना है, आप में कितनी खामियां हैं, कितना आपको इम्प्रूव करना है। तो वो सफ़र कैसा रहा, क्या कुछ सीखा आपने उस दौरान, वो हाँ जी, जानना हाँ, बिल्कुल। चाहेंगे। तो मैम जैसे कंपटीशन वगैरह हिमाचल लेवल पे तो मैं कर ही रहा था, तो उसमें काफ़ी कंपटीशन में विनर भी रहा। तो मेरा आगे का मोटिव ये था कि मैं नेशनल लेवल पे कुछ करूं। जी। तो उस समय रियलिटी शोज़ होते थे, तो लिटिल चैम्प्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। जी। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था नेशनल लेवल पे, जिसने मुझे काफ़ी ग्रूम किया और काफ़ी आगे तक कुछ सोचने के लिए, म्यूज़िक के लिए सोचने के लिए प्रेरित किया। जी। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं 2011 की बात है, तब मैं लिटिल चैम्प्स में गया। इसके काफ़ी राउंड्स होते हैं, जैसे चंडीगढ़ में 2-3 राउंड्स हुए, जी। उसके बाद 2 राउंड्स दिल्ली में हुए, फिर वहाँ से फाइनलिस्ट होता है सिलेक्ट मुंबई के लिए, जो स्टूडियो राउंड होता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, पूरा इंडिया होता है, तो उन नए नए आर्टिस्ट को सुनना, नए बच्चों को सुनना, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। वो लाइन में लगना, और मतलब वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात कैलाश खेर सर, जो मेरे मतलब आइडल भी रहे हैं, मतलब बचपन में बहुत सुना है, तो उनसे मुझे सिल्वर मेडल मिला। तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। जी, आपने बात की कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब जो आपके आइडल हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई। उस दौरान आपकी कोई परफॉर्मेंस जो काफ़ी ज़्यादा सराही गई हो और जो आपके आइडल हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया हो आपको? जी मैम, एक गाना गाया था दिल हरारे, लेकिन मैं कैलाश खेर सर का ये गाना गाना चाहूँगा, जो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैंने बचपन में जब गाना शुरू किया था तो उनके काफ़ी गाने गाए। जी। तो उनमें से एक गाना है सैयां, तो मैंने बहुत गाया है, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। हीरे मोती
संगम तेरा मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया सैया मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें पल पल मुझे डुबाए आते जाते अब बावरा हुआ मन जग हो गया है रोशन ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए सैया 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 हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं ना जानूं तू ही जाने मैं तो तेरी तू है मेरा मैं तो तेरी तू है मेरा। क्या बात है, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। और सवाल जो थे जहन में सारे गायब हो गए इतने खो गए हम आपकी परफॉर्मेंस में। बहुत ही मीठी आवाज़ और लिरिक्स भी इस गीत की उतने ही खूबसूरत थे। सफ़र बताया आपने लिटिल चैम्प का कैसा रहा। आप विनर रहे हिमाचल की आवाज़ के और कई स्टेज शो किए आपने, रफ़ी नाइट्स आपने की। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग परफॉर्मेंसेज रहती है, ये कितना निखार लाती है एक परफॉर्मर की परफॉर्मेंस में? जी मैम, स्टेजेस जो है वो कलाकार को बनाते हैं दरअसल, क्योंकि जो मेरा पहला अगर स्टेज एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब बहुत डर रहता है जी कि इतने ज़्यादा लोग होते हैं और मतलब हर वक्त दिमाग में ये रहता है कि गलती ना हो जाए। तो वो चीज़ें धीरे धीरे जब हम स्टेज में जाते रहते हैं तो धीरे धीरे वो डर भी ख़त्म होता रहता है जी। ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ती जाती है और जितने भी जैसे मतलब सुर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है एक आर्टिस्ट को स्टेज में, तो वो धीरे धीरे पक्के हो जाते हैं। स्टेज में जितना जाता है इंसान, जितना आर्टिस्ट जाता है उतना उसको ग्रूम होता रहता है, उसका ध्यान ऐसा रहता है कि ऑडियंस को भी हम कनेक्ट कर पाएँ और अच्छे से गा पाएँ और उनको भाव वो जागृत कर पाएँ जो एक आर्टिस्ट चाहता है। जी। तो स्टेजेस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं एक आर्टिस्ट के लिए। जी, फ्रेंड सर्कल परिवार के साथ साथ एक अहम रोल अदा करता है। और आपके फ्रेंड सर्कल ने कितना मोटिवेट किया जब आपको विनर घोषित किया गया हिमाचल की आवाज़ की? कैसा रिएक्शन था फैमिली का या दोस्तों का और कितने मोटिवेट हुए आप उनकी तारीफ से? बिल्कुल, मोटिवेशन तो मैम ऑब्वियस है मिलती है फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से। मेरे दोस्त भी बहुत ऐसे रहे हैं जो आर्टिस्ट रहे हैं, कोई लिखता है, कोई फिल्म मेकर है, तो सर्कल मेरा हमेशा से ऐसा रहा है। तो हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को और साथ में काम भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रही है कि
जब जब हमने कुछ करने की कोशिश किया तो साथ में किया है। तो फैमिली का सपोर्ट रहा है, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है, अभी भी रहता है। अभी भी हम कुछ भी करते हैं तो हमेशा दोस्त साथ में रहते हैं जी। तो वो हमेशा लाइफ में बड़ा ज़रूरी रहा है। तो फ्रेंड सर्कल भी आपका ऐसा ही रहा, इसीलिए शायद आपने बैंड शुरू किया त्रिकोणमिति। जी जी नाम क्यों रखा, क्या कहानी थी, और कौन कौन है, कितने लोग हैं इस बैंड में शामिल, जी तो जी उसके बारे में थोड़ा जी बताइए। जी मैम। बैंड में मैम 3 लोग हैं। मैं हूँ, एक सागर दत्ता जी है और एक विपिन कौशल जी है। जी। तो बैंड का वैसे कोई हमने वैसा सोच के नहीं बनाया था कि बैंड बनाना है। ये मतलब एक इंसिडेंट था ऐसा कि हम हॉस्टल में बैठे हुए थे, हम साथ में बहुत गाते हैं, तीनों PhD स्कॉलर्स हैं। जी। तो हम साथ में बहुत जैमिंग करते हैं, MA टाइम में हमने काफ़ी जैमिंग करी है, हम साथ में गाना चलता रहता था। तो हॉस्टल में बैठे वैसे ही गा रहे थे तो हमने सोचा कि इसको साथ में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, मज़ा आ रहा था गाने में। जी। तो हमने सोचा कि चलो इसको सोशल मीडिया में डाल देंगे, और वैसे ही हमने एक गाना गाया कैलाश खेर जी का ही। और जैसे ही हमने डाला तो 2-3 घंटे बाद उसमें काफ़ी व्यूज़ आ गए, और मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते में उसमें मिलियंस पहुंच चुके थे। तो वो अलग अलग चैनल्स ने डाला हुआ था तो काफ़ी वायरल हो गया। जी। तो वहाँ से फिर हमने सोचा कि अब लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो बैंड बना देते हैं। तो जब नाम की बात आई तो हम क्लूलेस थे कि क्या नाम रखा जाए, बहुत सोच रहे थे। तो हमारे सागर दत्ता जी है, उनके दिमाग में आया कि ट्रिग्नोमेट्री रखते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री हमका इंटरेस्टिंग तो है तो हमारे एक मेरे नोन में भी है एक कुलवंत सिंह पोटन जी, उनको मैंने नाम बताया कि ऐसा ऐसा कुछ सोच रहे हैं हम। तो उन्होंने बोला ट्रिग्नोमेट्री की जगह त्रिकोणमिति रख दो, हिंदी में अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल। तो वहाँ से ये नाम आया बैंड का। जी। तो आपके बैंड की कोई खास परफॉर्मेंस जो आप सभी के आपने कहा कि 3 लोग हैं आप, हाँ जी, तीनों हाँ के दिल के बेहद करीब हो? बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक उसमें फोक है और एक जो पहला गाना हमने गाया था दिलरुबा, तो मैं वो गा के सुना देता हूँ जो वायरल हुआ था काफ़ी। जी। मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। खाना नहीं पीना नहीं तेरे इंतजार में, रोग ये अनोखा मिला मुझे तेरे प्यार में। तड़पूं मैं तेरे बिन घड़ी घड़ी पलछिन, उलझा के छोड़ा तूने इसी रोजगार में। दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। क्या बात है, बहुत आनंद आ रहा है, और एक के बाद एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत आप हमारे तमाम दर्शकों को सुना रहे हैं, और उनके साथ साथ हमें भी मौका मिला आपके बारे में बहुत कुछ जानने का। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बैंड की बात की, 3 लोग हैं, आपने एल्बम निकाल दी, उसके बाद भी आपका काम लगातार आगे चला हुआ है। संगीत है, संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और हमारी संस्कृति से बखूबी जुड़ा है ये संगीत। हमारी संस्कृति अधूरी लगती है बिना संगीत के। तो फोक से आपने अपनी एल्बम की शुरुआत की,
तो कितना अहम रोल अदा करता है लोगों के दिल को छूने में हमारा संगीत, और फोक को कैसे संरक्षित कर सकते हैं आपकी नज़र में? क्या करना चाहेंगे अपने लेवल पर हमारे कल्चर को संजोए रखने के लिए आप? मैम, फोक की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे हिमाचल का फोक को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशंस रही है। जी बड़ी पारंपरिक कुछ कंपोजिशंस है, कुछ कंपोज करी है बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने। जी तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टेट की जो पहचान होती है उसका फोक होता है, फोक बिल्कुल। म्यूज़िक होता है। तो अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं कि फोक के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ कंपोजिशंस मैं करूं खुद। और मेरा ये मानना है कि फोक की जो खूबसूरती है या उसका जो मूल स्वरूप है वो भंग नहीं होना चाहिए, वो वैसा ही रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा ओपन रहना ज़रूरी है कि अगर हम उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाए तो वो बुरा नहीं है। जी तो अगर हमने आजकल की ऑडियंस को रीच करना है, नई जनरेशन तक फोक पहुंचाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स भी उस हद तक हों कि उसका ढांचा ख़राब ना हो, कंपोजिशन ख़राब ना हो। जी तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस तरीके से फोक को रिप्रेजेंट करूं कि आज के लोग, आज की जो जनरेशन है उसको कनेक्ट कर पाए। जी कि जैसे हम देखते हैं कि बंगाली म्यूज़िक, बंगाली फोक बहुत फेमस है। वो उसका रीज़न ही यही है कि उन्होंने वो दायरे हल्के हल्के तोड़े हैं जी जो आर्टिस्ट हैं। तो मैं चाहूँगा कि हल्के हल्के मैं भी कुछ ऐसी कोशिश करूँ कि वो फोक का स्वरूप भी बचा रहे और उसमें कुछ अच्छी एडिशन हो पाए। जी। तो आपके फ्रेंड्स मिलके काम कर रहे हैं, कंपोजिशन आपकी रहती है, लिरिक्स आपके रहते हैं, आवाज़ भी आपकी ही रहती है, तो कुछ फोक पर आपने तैयार किया है आपके बैंड ने, आपने मिलकर? जी जी, एक ठंडा पानी गाना है, वो भी हमने गाया था वैसे ही गिटार में और हम तीनों ने। जी तो वो भी काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। जी तो वहाँ से भी काफ़ी मोटिवेशन मिली कि लोग फोक को भी सुनते हैं, आजकल की जनरेशन भी सुनती है। बिल्कुल। तो मैं सुना देता हूँ। जी ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा सुनती ये धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा सुनती ये धान रूमणे। ओ ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा सुनती ये धान रूमणे। आरेली सड़कों मोटीरा चलो, आरेली सड़कों मोटीरा चलो, परली सड़कों हाथी हो, परली सड़कों हाथी। आपू ता चली बोलो मेरे खेड़िए, आपू ता चली बोलो मेरे खेड़िए, माखे भी ले जा साथी हो, माखे भी ले जा साथी। वो ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा सुनती ये धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा सुनती ये धान रूमणे, आई जा सुनती ये धान रूमणे, आई जा सुनती ये धान रूमणे। बहुत ही आनंद आया। फोक गीतों की यही तो खूबसूरती है कि हमारी जो जीवन शैली है उसको बयां करते हैं। हमारे फोक गीत हमारे पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया, 6 साल की उम्र से अब यहाँ तक, इस पड़ाव तक आप आ चुके हैं। आप जब हिमाचल को छोड़कर बाहर गए, आपने स्टेज शोज़ किए, चाहे आपने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो नहीं हैं और वहाँ पर वो चीज़ें सीखने को मिलती है? अगर कोई युवा इस लाइन में आना चाहता है तो कई बार होते हैं हम हवा में चीज़ों को सुनते हैं और जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है और बाद में हमें दुख होता है कि हमने इन चीज़ों को पहले क्लियर नहीं किया, शायद इतनी मेहनत करते तो काफ़ी टाइम हमारा बच जाता। किन चीज़ों पे फोकस करें जो युवा हैं, जो जाना चाहते हैं बाहर इसी लाइन में? बिल्कुल।
सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीखना बड़ा ज़रूरी है। जी। तालीम लेना सबसे बेसिक चीज़ है जो एक आर्टिस्ट के लिए चाहिए। वैसे शौकिया तौर पे गाना एक अलग बात है, पर अगर आप इसको एज कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी गुरु के पास जाएं, उनसे सीखें, क्लासिकल म्यूज़िक सीखें, सेमी क्लासिकल सीखें। तो इससे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कॉन्फिडेंस आता है एक जी। गायक में, कि उसको ये लगता है कि हाँ मैंने सीखा है, मुझे कुछ आता है तो मैं गा सकता हूँ। वरना जब हम बाहर जाते हैं तो डिमोटिवेट हो सकता है एक आर्टिस्ट की मुझे ये नहीं आता है या मुझे ये नहीं पता है। जी। जी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं बहुत बचपन में चला गया था तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे घरानों से सीखे हुए बच्चे थे, कुछ अच्छे अच्छे गुरुओं से सीखे हुए थे, तो मैंने उस दौरान नहीं सीखा था। मैं बहुत जल्दी चले गया था, तो मुझे ये कमी महसूस हुई कि सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो अगली चीज़ मेरे को लगता है कि ऑडिशंस देना और स्टूडियोज़ में जाना, म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास जाना, ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल तो वैसे चलो खैर सोशल मीडिया है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंबई ही जाना है। ये भी है कि आजकल के आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी है कि आप घर बैठ के भी अपने होम स्टूडियो में रिकॉर्ड करके बिल्कुल कर सकते हैं काम। अगर किसी डायरेक्टर को पसंद आता है, म्यूज़िक डायरेक्टर को पसंद आता है, तो वो आपको बुला सकता है। अप्रोच कर लेंगे। जी। लेकिन ये ज़रूर है कि फील्ड में रह के जो सीखता है इंसान, जो स्टूडियोज़ में जाके या फिर ऑडिशन में जाके, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो उसको साथ में लेकर फिर अगर आप कुछ करोगे तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि पहले मैंने ऑडिशंस वगैरह काफ़ी दिए, वहाँ से बहुत कुछ लगा पता। फिर अब मैं खुद की कॉम्पोजिशंस कर रहा हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस काम आता है कि किस तरीके से कॉम्पोजिशन बनानी है, क्या लोगों को पसंद आ सकता है और क्या कमियां हैं और उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस के टेस्ट को ध्यान में रखना बहुत बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल है, बिल्कुल। बेहद और ज़रूरी वो है। तभी पता लगता है जब हम बाहर जाते हैं। जी। वो घर में बैठ के भी उतना पता नहीं लगता है। जी। इंटरनेट पे ऑब्वियस है कि बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड में जाके लोगों के बीच में वो एक अलग एक्सपीरियंस है। जी। अब आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं, बहुत कुछ सोचा होगा आपने क्योंकि काफ़ी कुछ कर चुके हैं आप। रफ़ी नाइट्स हो, बहुत से हमने स्टेज शोज़ जो आपने किए हैं उनके नाम लिए, जो इंटरनेशनल या नेशनल फंक्शंस हैं उनमें आपने पार्टिसिपेट किया। तो अब आप क्या करना चाहेंगे भविष्य में, और हिमाचल के लिए क्या कुछ खास करना चाहते हैं, इसकी संस्कृति के लिए क्या कुछ करना चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अभी मेरा जो गोल है वो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाने बनाऊं। जी। तो कुछ गाने अभी रिलीज़ हो चुके हैं, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में है, कोई पूछे एक गाना है, वो सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनमें है। जी। और एक नैना एक गाना है, उसका वीडियो भी हो चुका है लॉन्च, 2 साल पहले वो रिलीज़ हो चुका था। जी। तो अभी मेरा प्लान यही है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गाने बनाने हैं और हिमाचल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी कंपोजिशन बनाऊँ, पहाड़ी कुछ ऐसे गीत बनाऊँ कि जो हर एक एज ग्रुप को पसंद आए, जी। यंग जनरेशन को भी पसंद आए, और अगर कोई पुराने आर्टिस्ट हैं या पुराने सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगे कि हिमाचल का जो फोक है उस तरीके से गाया बजाया जा रहा है। जी। एक गीत है जो आपका काफ़ी पसंद है, हमारे तमाम दर्शकों के दिल के बेहद करीब है, नैना, जिसका आपने अभी जिक्र किया। 2 साल पहले आपने कहा कि तमाम दर्शकों के लिए हमने उसको प्रस्तुत किया, तो वो सुनना चाहेंगे अब जी हाँ, आपसे। नैना नैना भीगे से तेरे मितवा, रूठे क्यों है ये मुझसे, भीगे क्यों है ये कब से, पूछूं खुद से मैं ये क्यों, तू बता। नैना पर के नामों दे, नैना अश्कों में डूबे, ओ पिया तेरे नैना रे। है कहाँ तू खुदा, अब तो सुन ले दुआ, क्यों भला तू खफा मुझ
मुझसे यूं हो गया, मुझको जो भी मिला मुझसे क्यों छिन गया, जल गया हूँ यहाँ इस तरह बिन धुआं, नैना रे नैना, अपने जाने कहाँ है पर वो क्यों अब खफा है, जानू ना मेरे पिया रे, नैना नैना भीगे से तेरे मितवा। बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। हर गीत को सुन के हम यही कह रहे हैं कि बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। अंदर तक फील कर पा रहे हैं आपकी आवाज़ के साथ, जो इमोशंस आप दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं पूरी तरह से पहुंच रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि आप भी अभी इमोशनल लग रहा है आंखों से कि हाँ, पूरा फील कर रहे थे इस गीत को, जो नैना गीत था। ये जो हम कॉम्पोजिशन तैयार करते हैं, ये जो लिरिक्स तैयार करते हैं, गीत को बनाने में ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गया जी, काफ़ी टाइम लगता है। आपके एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे अपने फ्रेंड के साथ मिलके, जब ये शब्दों में पिरोया जाता है और सुरों में पिरोया जाता है, कितना मुश्किल है, कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कितने मौज मस्ती होती है इस दौरान। मैम जितने भी गाने अभी तक बनाए वो सारे मौज मस्ती में ही बनाए हैं। जी। तो मेरे फ्रेंड है नितेश शर्मा, मेरे क्लासमेट रहे हैं स्कूल टाइम से, मतलब हम साथ पढ़े हैं। तो उनका राइटिंग की तरफ रुझान था, मेरा कंपोजिशन और म्यूज़िक की तरफ रहा है। तो जब भी हम गाना बनाते हैं तो हमारा ऐसा रहता है कि साथ में जैमिंग करते हैं। मैं गिटार लेके या कीबोर्ड लेके, पियानो लेके धुन बनाता रहता हूँ और साथ में वो लिरिक्स लिखते रहते हैं। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम चलता रहता है। जैसे आज एक लाइन कंपोज होगी, 2 लाइन कंपोज होगी, कई बार हम स्टक कर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो कई बार हफ्ते भी लगता है, कई बार 2 दिन में भी बन जाता है गाना। जी। तो ये एक बड़ी मज़ेदार प्रोसेस है, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है तो उसमें मज़ा बहुत आता है। कुछ अच्छी चीज़ जब बन जाती है तो उसका एक अलग आनंद प्राप्त होता है। तो हमारा ऐसा होता है कि मैं साथ में कंपोज करता जा रहा हूँ, वो लिखता जा रहा है, फिर कुछ लाइंस अगर मेरे को दिमाग में आ रही है तो मैं आइडिया से देता हूँ, फिर वो उसको वेरीफाई करता है कि ये ठीक है, लाइन की नहीं है, वो सूट कर रही है। तो इस तरीके से हमने जितने भी गाने बनाए हैं वैसे ही कमरे में बैठ के जैम करके बनाए हैं। जी। पीएचडी आप कर रहे हैं, 2 साल आपको हो चुके हैं और बहुत कम टाइम बचा है, अब आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो स्टडी के दौरान किस तरह की मौज मस्ती होती है और क्या कुछ खास सीखने को मिलता है? क्योंकि शुरू से आप सीख रहे हैं और उसके बाद कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं है, ताउम्र आप सीखते हो, चाहे आप 60 साल के हो जाएं, चाहे 80 साल के, किसी ना किसी से किसी ना किसी रूप में आप सीखते ही हैं। तो क्लास का वो पीएचडी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका? जी हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मैम। जितना कुछ सीखा है दोस्तों के बीच में, दोस्तों से, दोस्तों के साथ, दोस्तों के से ही सीखा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में जो मेरा पार्ट है वो दोस्त रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड या फिर आर्ट फील्ड से रिलेटेड दोस्त रहे हैं। तो जब मैं एमए में आया या ग्रेजुएशन में कॉलेज में था तो वैसा ही फ्रेंड सर्कल था मेरा। कोई गिटार प्ले करता है, कोई गाता है, कोई तबला प्ले करता है, हारमोनियम प्ले करता है। तो इस सर्कल में फिर मेरा पूरा दिन ऐसा होता था कि म्यूज़िक रूम में ही निकल जाता था ग्रेजुएशन में। तो वहाँ से जब एमए में आए, नए दोस्त बने, सब म्यूज़िकल माइंड्स, और तो हमारा ऐसा होता था कि हम सुबह से बैठ जाते थे म्यूज़िक रूम में और शाम तक हम गा रहे हैं, रियाज़ कर रहे हैं जी। तो ये चीज़ अभी तक हमारी रहती है कि जब भी हम मिलते हैं हम दोस्त, तो हमारा म्यूज़िक वाला माहौल रहता है। हम रियाज़ भी करते हैं, हम मौज मस्ती भी करते हैं, क्योंकि दोस्त भी सारे म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो मौज मस्ती भी चलती है, म्यूज़िक भी चलता है साथ साथ। कहते हैं रियाज जो है वो आपकी आवाज़ को और ज़्यादा निखार देता है, और मैक्सिमम लोगों को हमने सुना है कि सुबह के समय जो हम रियाज करते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो आप कितना टाइम देते हैं? दिन में करते हैं दोस्तों के साथ, या सुबह भी जो कहते हैं कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है, वो बात कितनी सही है? बिल्कुल 100% सही बात है मैम। सुबह का रियाज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि
वोकल कॉर्ड्स ढीले होते हैं, और जो बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। तो सुबह ऐसा है कि 4:30-5 बजे उठ के 2-3 घंटे रियाज़ करना होता है, स्वर साधना करनी होती है, और वो रहता ही है। बाकी उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी में जब हम आते हैं तो हमारी क्लासेस होती है, तो पूरा दिन हमारा वैसे ही इन्वॉल्वमेंट रहता है म्यूज़िक में ही, तो दोस्त भी साथ में रियाज़ करते हैं, जी। तो काफ़ी घंटे 2-3 घंटे हम बैठ जाते हैं, तो साथ में रियाज़ चलता रहता है। जी। तो रियाज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता ही है। बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि रियाज़ नहीं है तो ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं गाया जा रहा है। जी। तो वो आवाज़ को पॉलिश करना, ताल को पक्का करना, सुर को पक्का करना, उसमें रियाज़ का इम्पोर्टेंस है। जी। मंडी जोगिंदर नगर से आप संबंध रखते हैं और सोलन में काफ़ी अरसे से आप रह रहे हैं, कितना मिस करते हैं जहां आप पहले रहते थे उस जगह को? जी, कुछ यादें जो आपके दिल के बेहद करीब हैं और शेयर करना चाहें आप? ज़्यादातर टाइम तो वैसे मैंने सोलन में स्पेंड किया है, लेकिन बचपन की जो मेरी याद है, मतलब बर्थ मेरा जोगिंदर नगर में हुआ है, तो गांव में वो खेलने वाला माहौल बचपन का जो होता है, वो मतलब जब मैं आया शुरू में बचपन में ही आ गए थे, मतलब फर्स्ट क्लास में जब यहाँ पर आया सोलन में, तो मैं बड़ा मिस करता था कि गाँव में तो काफ़ी फ़न होता था, दोस्त वगैरह, तो वो रहता ही है। बाकी सोलन में ही मेरा एजुकेशन हुई है सब कुछ, तो सोलन मेरे लिए अब घर जैसा है। जी। अब गांव जाना होता है साल में एक बार, तो वो सारी यादें आ जाती है कि कैसे हम खेलते थे, तो वो एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। जी, बचपन की यादें सबके दिल के करीब रहती ही हैं। और अब रफ़ी नाइट्स की हम बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि बचपन से आप सुनते आए रफ़ी जी को, और कैलाश जी आपके आइडल रहे और आपके गुरुओं से भी आपने बहुत कुछ सीखा। रफ़ी नाइट्स में जब आपने परफॉर्मेंसेस दी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और उस टाइम पे जो आपने परफॉर्म किया रफ़ी साहब का कोई गीत, तो वो सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। रफ़ी साहब को मतलब मेरे फर्स्ट आइडल रफ़ी साहब ही रहे, क्योंकि सुनना उनको शुरू किया, उसके बाद नए नए आर्टिस्ट जो भी आए, सोनू निगम जी हैं, मतलब बहुत आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने सुना बाद में, लेकिन हाँ कैसेट्स घर में उनकी होती थी, तो उनका एक गाना है दिल ढल जाए, वो मैं कोशिश करूँगा। दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी थे अब है परार, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। संगीत को आपने अपना शौक रखा और उसी को प्रोफेशन बना लिया। संगीत के बिना अगर आप किसी दिन संगीत से ना जुड़े हो, कुछ ना लिखें या रियाज ना करें, तो कुछ अधूरा लगता है? जी मैम, बिल्कुल लगता है। मैसेज भी अंत में दे दें साथ में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि मैम जो भी काम आप कर रहे हो उसको पूरे शिद्दत से 100% देना बड़ा ज़रूरी है जी। तो चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो म्यूज़िक है। जब मेरी शुरुआत हुई थी म्यूज़िक की, तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली इसमें कुछ करूँगा या आगे इसी को ही पढ़ाई भी यही करूँगा। तो वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ,
क्या बात स्कूल है। में म्यूज़िक था नहीं, जी तो बल्कि मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि स्कूल में म्यूज़िक शुरू किया जाए अच्छे जी। लेवल पे। हम्म तो फिर उसके बाद जब मेरी +2 हुई तो आगे ऑप्शन ये थे कि या तो म्यूज़िक या तो जी। इंजीनियरिंग तो साइड। आपने अपना शौक भी साथ में रखा हाँ और जी, पढ़ाई भी अच्छे से हाँ की। जी, तो समय कम है कुलदीप चंदेल जी हाँ जी, हमारे पास, और बहुत मज़ा आया सच मानिए आपसे बातचीत करके, और हमारे तमाम दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा। अब आपसे और अपने तमाम दर्शकों से चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।